हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, अनुपमा ने किया बड़ा खुलासा। राघव है पराग का जीजा, और क्या किया था राघव ने पराग की बहन का खून। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। अनुपमा चली जाती है राघव के घर और देखती है माँ बेटे की एक प्यारी सी तस्वीर, और फिर अनुपमा को बताती है राघव की माँ राघव की कहानी। जी हाँ दोस्तों, राघव एक शरीफ इंसान था। राघव की माँ बताती है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का था, जिम्मेदार बेटा था, जिम्मेदार पति था, लेकिन वो उस गुनाह की सज़ा काट कर आ रहा है जो उसने गुनाह किया ही नहीं। उसने कुछ नहीं किया, उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा, लेकिन अपनी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में वो आज जेल भुगत रहा है। मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है, वो अपने आप से दूर हो गया है, वो इस समाज से दूर हो गया है। और फिर बताती है कि उसे किसी अमीर लड़की से प्यार हो गया था। तो अनुपमा को कहती कि अनुपमा तुम ही बताओ कि प्यार करना क्या बुरी बात है, और किसी अमीर लड़की से प्यार होना क्या गलत बात है। लेकिन इन अमीरों के अपने अलग ही अंदाज होते हैं और अलग ही बातें होती हैं। राघव की माँ बताती है कि राघव को एक अमीर लड़की से प्यार हो गया। वो बहुत ही अच्छा पति था और बहुत ही अच्छा बेटा था, लेकिन प्यार हुआ तो उसके माँ बाप ने उसे कहा कि वो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो राघव उसको लेकर अलग रहने लगा और दोनों बड़ी खुशी खुशी से रहते थे। कुछ दिन तो सब कुछ सही चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे अपने घर के ऐशो आराम की याद आने लगी। वो राघव को लूजर कहने लगी, राघव को कुछ कुछ कहने लगी, राघव से लड़ाई करने लगी, झगड़ा करने लगी। फिर धीरे धीरे उसके भाई आने लगे, राघव के साथ मारपीट करने लगे और राघव को बुरा भला कहने लगे। राघव ने फिर भी कुछ नहीं की कहा, राघव उन्हें कुछ भी नहीं कहता था, जो कहते वो सुन लेता, जो मारते पीटते वो मारपीट भी सह लेता। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई और कहीं भी नहीं मिली। राघव ने उसे बहुत ढूंढा, उसे पागलों की तरह ढूंढा, हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। और कुछ दिनों के बाद पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि तुमने अपनी पत्नी का खून किया है, जबकि राघव को पता भी नहीं वो कहाँ है। और पुलिस राघव को पकड़ कर ले गई और पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपनी पत्नी का खून किया है, और ये बताकर रोने लग जाती है राघव की माँ। और फिर कहती है कि उसके भाई बहुत पैसे वाले थे, उन लोगों ने साबित कर दिया कि राघव ही कातिल है अपनी पत्नी का। उन लोगों ने पैसे के दम पर सब कुछ साबित कर दिया, और राघव ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया और खुद को उस जेल के अंदर बंद कर लिया। मैं राघव से मिलने गई तो राघव ने मुझसे कहा कि आप मुझसे मिलने दोबारा नहीं आएंगी, अगर आप आई तो मेरा मरा मुँह देखेंगी। और ये कहकर और ज़ोर से रोने लगी। अनुपमा कहती है कि फिर क्या हुआ। तो राघव की माँ बताती कि फिर कुछ नहीं, मैं अपने बेटे से मिलने तो नहीं गई, लेकिन मरने का कई बार सोचा लेकिन मर नहीं पाई। तो मैं अपने बेटे को ढूंढती रही, बस इसी उम्मीद में जीती रही कि कभी मेरा बेटा घर वापस आएगा। और फिर अनुपमा के आगे हाथ जोड़कर कहने लगती है कि अनुपमा तुम मेरे बेटे से मुझे मिलाओगी ना। अनुपमा कहती है कि हाँ हाँ, मैं आपको आपके बेटे से मिलाऊंगी, ज़रूर मिलाऊंगी। तो फिर कहती है कि मुझे यही उम्मीद तो जिंदा रखे हुए है। अनुपमा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, समझो आपको आपका बेटा मिल जाएगा। इधर राघव जेल से रिहा होने वाला होता है और अपने कैदी भाइयों से मिल रहा होता है। कैदी भाई इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि कम से कम तुम बाहर की दुनिया में जा रहे हो, तुम्हें मौका मिल रहा है। राघव देखता है चारों तरफ और कहता है कि ऐसा मौका मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन वो लोग उसे समझाते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर कौन रहना चाहता है, तुम बाहर जाकर रहो, खुश रहोगे, और हम भी जल्द से जल्द बाहर आने की कोशिश करेंगे, अच्छे काम करेंगे और बाहर आकर तुमसे मिलने की कोशिश करेंगे। इसलिए राघव हमें भूल मत जाना, और हाँ, इस जेल में कभी भी वापस आने की कोशिश मत करना। और फिर जेलर साहब से मिलता है तो जेलर साहब कहते हैं कि देख राघव, मुझे नहीं लगता कि तूने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन मुझे तू हमेशा से बहुत ही अच्छा इंसान लगा है, लेकिन तू अपने आप में खोया रहता है, और इस जद्दोजहद में तू अपने आप को कुछ नुकसान मत कर लेना कि मेरा बाहर कौन है। तो कहता है कि जेलर साहब ये सच है कि मेरा बाहर कौन है, मैं किसके लिए जीऊँ। जेलर साहब कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें जीना होगा और अपने आप को बदलना भी होगा। और हाँ, किसी का कोई नहीं होता, उसे कान्हा जी होते हैं, और कान्हा जी तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे, तुझे तेरे किसी अपने से ज़रूर मिलवा देंगे।
इसलिए कहता हूँ कि तुम यहाँ पर दोबारा आने की कोशिश मत करना, कोई ऐसा काम नहीं करना कि तुम दोबारा आओ। राघव अपना माउथ ऑर्गन उठाता है और बजाता हुआ जेल के चारों तरफ देखता है और फिर बाहर निकल जाता है। एक पुलिस वाला उसे छोड़ने जाता है। सभी को नमस्ते करके राघव अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाता है। इधर दिखाया जाता है कि प्रेम और राही बताते हैं कि हम लोग काम पर जा रहे हैं। तो वसुंधरा कहती है कि अरे तुम लोग काम पर जा रहे हो, तुम लोगों ने हमें बताया नहीं, मैंने तो पूजा रखवा ली। और राही कहती है कि सॉरी मोटिबा, हमें पता नहीं था कि आपने पूजा रखवाई है। तो मोटिबा कहती है कि सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग काम पर जा रहे हो, मुझे लगा था कि तेरी तबीयत अभी ख़राब है तो तुम लोग अभी नहीं जाओगे, इसलिए मैंने पूजा रखवा ली। प्रेम कहता है कि लेकिन मोटिबा, काम पर जाना तो ज़रूरी है, अनु की रसोई को हमारी ज़रूरत है तो हमें जाना पड़ेगा। मोटिबा कहती है कि नहीं बेटा, अभी तुम देख लो, बीमार हो, अगर तुम रुक जाओ तो, नहीं तो मैं तुम्हारे नाम की पूजा करवा लूँगी। और राही कहती है कि नहीं नहीं मोटिबा, मैं रुक जाती हूँ और प्रेम चला जाएगा। लेकिन प्रेम राही को साथ लेकर जाना चाहता है। मोटिबा यहाँ पर माफ़ी से माफ़ी मांगती जा रही होती है और ख्याति सोच रही होती है कि कब पूजा रखवाई मुझे पता ही नहीं। राही कहती है कि मोटिबा आप सॉरी मत बोलिए, मैं रुक जाती हूँ पूजा के लिए, प्रेम चला जाएगा। फिर भी मोटिबा अपनी एक्टिंग जारी रखती है और कहती है कि सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों जा रहे हो, मुझे लगा था कि तू तो भी रुकेगी। तो यहाँ पर राही फिर से रोकती है, कहती मोटिबा नहीं नहीं आप सॉरी मत बोलिए, आपकी क्या गलती है, आपको क्या पता थोड़ी ना था। फिर कहती नहीं नहीं मेरी ही गलती है कि मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं, मुझे पूजा पूछ के रखनी चाहिए थी। राही कहती है कि इट्स ओके मोटिबा, मैं रुक जाती हूँ ना, आप अपने आप को गिल्टी मत फील करवाइए। और प्रेम भी कहता है कि हाँ हाँ मोटिबा, आप चिंता मत कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। तो कहती है कि फिर क्या सोचा है। राही कहती है कि बोला तो मैं रुक जाती हूँ, प्रेम चला जाएगा और इस तरह से पूजा भी पूरी हो जाएगी, मैं चली जाऊँगी पूजा के बाद। फिर मोटिबा प्रेम से सॉरी बोलने लग जाती, कहती है कि प्रेम सॉरी, मुझे नहीं पता था। अरे अनुपमा जी को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना था ना कि इतनी बीमार हुई है बेटी और अभी से काम पर बुला लिया, यहाँ पर एक टोंट भी मार देती है। लेकिन प्रेम कुछ भी नहीं कहता है और कहता है कि कोई बात नहीं मोटिबा, हो जाएगा मैनेज, तुम इतना सॉरी मत बोलो। और मोटिबा अपना नाटक जारी रखती है और ख्याति और मीता ये सब देखकर चौंक रही होती है कि किस तरह से नाटक कर रही है। और राही और प्रेम को मोटिबा की एक्टिंग और नाटक समझ में नहीं आता है और दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि प्रेम पहले जाएगा और राही पूजा के बाद जाएगी। मोटिबा थैंक यू बोलती है दोनों को, कहती है थैंक यू बेटा, तुम लोगों ने मुझे समझा, मेरी भावनाओं को समझा। तो राही कहती है कि मोटिबा हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, हम आपको समझेंगे भी और हम आराम से प्यार से रहेंगे भी। और फिर प्रेम कहता है कि बस कीजिए मोटिबा, आप इतनी गलती मत मांगिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और राही प्रेम की तरफ देखती है और प्रेम राही को मना करता है, लेकिन राही कहती है कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, मोटिबा ने पूजा जो रखवाई है, मैं बाद में आ जाती हूँ। प्रेम कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा, जैसे ही तुम फ्री होगी मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा तुम्हें लेने के लिए। मोटिबा कहती है कि अरे तुम क्यों आओगे अपना काम छोड़कर, तुम अपने काम पर फोकस करना, राही को मैं भेज दूँगी, इतने ड्राइवर हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, राही को आने में कोई परेशानी नहीं होगी, तू जा अपना काम आराम से कर, मैं राही को गाड़ी से भेज दूँगी। तो यहाँ पर ये डिसाइड हो जाता है कि राही रुकेगी और प्रेम जाएगा। तो मोटिबा दोनों को थैंक यू बोलती है और राही और प्रेम कहते हैं कि इसमें थैंक यू की क्या बात, अपने घर का काम है। प्रेम अपनी मोटिबा के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है और वहाँ से निकलने के लिए इजाज़त मांगता है और प्रेम और राही एक दूसरे को बाय करते हैं। और इधर मोटिबा राही को कहती है कि चल बेटा, हम पूजा की तैयारी करते हैं। इधर ख्याति पूछती है मीता से कि मीता, मोटिबा ने तुझे कुछ बताया है पूजा के बारे में। तो मीता कहती कि नहीं भाभी, मुझे तो नहीं बताया। तो ख्याति सोचती है कि मोटिबा अब भी झूठ का सहारा ले रही हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मोटिबा हम दोनों को ना बताए और घर में पूजा रखवा ले। इधर पराग कहता है कि दामाद जी, एक अच्छी सी बड़ी सारी जगह देखना, अच्छी लोकेशन पर, वो जगह हमें खरीदनी है। तो गौतम कहता है कि क्यों क्यों डैड, वो जगह आपको क्यों चाहिए। तो पराग कहता है कि मैं होटल बना कर दूंगा राही और प्रेम को गिफ्ट में और वो अपना होटल चलाएंगे, इसलिए मुझे वो जगह चाहिए। लेकिन गौतम को ये बात पराग की पसंद नहीं आती और कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरी मर्जी के खिलाफ।
जैसे ही राघव जेल से बाहर आता है और राघव को खिलखिलाती हुई धूप नजर आती है, लोगों के शोर नजर आता है। इधर अनुपमा भागती हुई जाती है जेल की तरफ और सोचती है कि राघव अभी जेल में ही होगा, पहले जेलर साहब से ही बात करती हूँ। इधर जेलर साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। अनुपमा को देखकर फ़ोन रखते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ अनुपमा जी बोलिए क्या हुआ। कहती कि सर राघव कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो जेलर साहब बताते हैं कि राघव तो चला गया। अनुपमा कहती है कि कहाँ चला गया। तो जेलर साहब कहते हैं ये तो पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन आज उसकी रिहाई थी ना तो वो चला गया, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं। तो कहती है कि बस जेलर साहब यूं ही उनसे कुछ काम था। तो कहता है कि अरे वो जा चुका है, क्योंकि उसको मैंने आज सुबह सुबह ही रिहा कर दिया, क्योंकि ज़्यादा देर तक रख कर क्या करता। अनुपमा कहती कि वो मुझे भी ध्यान नहीं रहा, कल मेरे सामने ही तो बात हुई थी कि आज वो रिहा होने वाला है, मुझे लगा राघव यही होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, मैं जाती हूँ और मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जेलर कहता है कि अनुपमा जी सुनिए तो, आप कहाँ जा रही हैं, रुकिए, बात तो बताइए क्या थी। अनुपमा कहती कि मैं आपको बाद में बताऊंगी जेलर साहब, अभी मुझे मेरा जाना ज़रूरी है, राघव को ढूंढना ज़रूरी है। और जेलर साहब पूछते ही रह जाते हैं पीछे। अनुपमा बाहर आती है और जेल वाले भैया से पूछती है कि वो राघव जो बड़े बालों वाला वो किधर गया। तो वो बताता है कि वो इस तरफ गया है। अनुपमा कहती थैंक यू भाई, और अनुपमा राघव को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है और फिर मार्केट में राघव को देखती हुई चल रही होती है। कान्हा जी से प्रे करती, कान्हा जी राघव कुछ उल्टा सीधा ना सोच ले, बस उसकी रक्षा करना, मुझे उसकी माँ से आज उसको मिलवाना है। और इधर राघव सोच रहा होता है कि ये दुनिया मेरे लिए कितनी अजीब है, जेल में मैं कितना खुश था, लेकिन पता नहीं मैं यहाँ पर इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और तभी राघव टकरा जाता है स्कूटर वाले से और लोग राघव की साइड लेते हैं, स्कूटर वाले को गलत ठहराते हैं। और यहाँ पर अनुपमा ढूंढ रही होती है, सामने राघव निकल जाता है लेकिन अनुपमा को दिखाई नहीं देता। फिर अनुपमा उसी जगह पर आती है जहाँ पर राघव का टकराव हुआ था और उन लोगों से पूछती है कि आपने एक बड़े बालों वाले आदमी को, बड़ी दाढ़ी वाले आदमी को देखा क्या। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ इस तरफ गया है, आप इस तरफ चली जाइए। और अनुपमा राघव के पीछे पीछे जाती है। इधर राघव को अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। राघव को दुनिया बहुत अजीब लगती है, सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ इस दुनिया में, किसके पास जाऊँ, मेरा तो कोई अपना भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और अनुपमा सोचती है कि राघव कहाँ मिलेगा, कहती कि ये कान्हा जी मुझे उसका कोई हिंट दीजिए। और तभी अनुपमा को राघव का रुमाल मिलता है। अनुपमा उसी दिशा में आगे बढ़ती जाती है और कान्हा जी को प्रे करती जाती है। इधर राघव सोच रहा होता है कि इस दुनिया में मेरा क्या रखा है। और तभी राघव अचानक से गौतम की गाड़ी के आगे आ जाता है और गौतम कहता है कि ये देख कर नहीं चल सकता, अरे अंधा है क्या। और फिर गौतम आता है उसके पास और कहता है कि बोलता क्यों नहीं है, अंधा है क्या, गाड़ी से टकरा कर मरने का इरादा था क्या। और गौतम को जब कोई जवाब नहीं देता है तब पीछे से पराग कहता है कि जमाई जी आ जाइए, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। और ये आवाज़ राघव के कानों में तीर की तरह चुभती है और राघव इस आवाज़ को पहचान लेता है। लेकिन राघव उस तरफ देखने की कोशिश तो करता है लेकिन देखता नहीं है कि कहीं वो खुद ना पहचाना जाए। और फिर जैसे ही पराग और गौतम निकलते हैं तो राघव उनको देखता है और राघव देखते ही घबरा जाता है और राघव वहीं पर गिर जाता है और फिर बैठ जाता है। इधर प्रेम अनु की रसोई में राही का इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि मुझे राही के साथ काम करना होता है, ये राही भी पता नहीं कहाँ कहाँ उलझ जाती है और कब तक आएगी। प्रेम काम करने लग जाता है, आटा डालता है परात में और आटा प्रेम की आंखों में चला जाता है और ये देख लेती है माही। और माही भागकर प्रेम के पास आती है, अपने दुपट्टे से प्रेम की आंख का आटा हटाने लगती है। तो प्रेम कहता है मैं कर लूँगा। तभी पीछे से परी आ जाती है और परी कहती है कि माही प्रेम बच्चा नहीं है, उसे सब कुछ आता है करना, वो अपने आप कर लेगा, तुम प्रेम से दूर रहो। तभी कहती ठीक है प्रेम तुम करो अपने आप। और माही जाकर आटे में लग जाती है और परी माही को चिढ़ाने के लिए प्रेम को कहती कि प्रेम तुम अभी से काम पर आ गए, काम को छोड़ो यार, काम हम कर लेंगे, तुम्हें तो राही के साथ होना चाहिए, उसके साथ कुछ रोमांस करना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए, और तुम होगी यहाँ पर काम पर लगे हुए हो। नहीं नहीं प्रेम, दिस इज़ नॉट फेयर। और यहाँ पर माही कहती है कि राही से कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। और ये कहते ही दोनों चौंक जाते हैं और फिर कहते हैं कि क्यों। तो कहती है कि नहीं नहीं राही ऐसी टिपिकल लड़की है ना, उसे प्यार का मतलब ही नहीं पता, वो प्यार करना ही नहीं जानती, इसलिए मैंने कहा।
तो यहाँ पर प्रेम गुस्सा हो जाता है माही के ऊपर और कहता है कि तुम्हें नहीं पता वो कैसी लड़की है, वो मेरी जान है, वो मेरा प्यार है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो मेरे टाइप की है, समझी ना तुम। तुम्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए माही कि वो तेरे जैसी लड़की नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरे टाइप की ज़रूर है, इसलिए अपने आप पर फोकस करो, राही पर नहीं। और ये कि अगर प्रेम वहाँ से चला जाता है तो माही सोचती है कि ऐसी टिपिकल लड़कियां तो कुछ ही दिन लड़कों को पसंद आती हैं, अरे लड़कों को तो मेरे जैसी घरेलू संस्कारी सुंदर लड़की चाहिए जो कि मैं हूँ। और ये कहकर मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं प्रेम का प्यार एक ना एक दिन ज़रूर बनूंगी। और फिर आटे में माही और प्रेम दोनों का नाम लिखती है। इधर राघव अपने आप में उलझा हुआ है और कहता है कि जब मैं एक अच्छा इंसान बन गया था, एक अच्छा इंसान था और एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था, तब तो लोगों ने मुझे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम देकर जेल भेज दिया और अब मैं जेल में रहना चाहता हूँ तो लोग मुझे बाहर की दुनिया में धकेल रहे हैं, यानी जेल वालों ने भी मुझे जेल से भगा दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है कान्हा जी, मैं किसी को नहीं जानता और ना ही मेरा कोई इस दुनिया में है, तो मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं जेल की दुनिया में ही क्यों नहीं रहा, उधर ही मेरी जगह क्यों नहीं रही, मैं क्या करूँ मुझे बताइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कान्हा जी, मुझे क्या करना चाहिए। ये दुनिया मेरे लिए अजीब है, अनजानी है, अनदेखी है और ना ही मैं इस दुनिया में सर्वाइव कर पाऊँगा और ना ही इस दुनिया में सर्वाइव करने का मेरा कोई मकसद है, तो मैं क्या करूँ कान्हा जी। और ये कहकर राघव वहीं पर गिर जाता है और रोने लग जाता है। इधर दिखाया जाता है कि मोहित बाइक से आ रहा होता है और राही की कार रास्ते में ख़राब हो जाती है। राही सोचती है कि ये मोटी बा बिना मैं स्कूटी से चली जाती, लेकिन कार लेकर जा कार, अब ये कार पता नहीं कब तक ठीक होएगी और मैं प्रेम के पास कब पहुंच पाऊंगी। हाँ एक काम कर देती हूँ, प्रेम को मैसेज छोड़ देती हूँ, प्रेम इसी लोकेशन पर आ जाएगा मुझे लेने के लिए। और राही अपना फ़ोन निकालती है और प्रेम को मैसेज करने लग जाती है, वॉइस मैसेज भेजती है और कहती है कि प्रेम तुम इसी लोकेशन पर आ जाओ। और मोहित देखता है कि कोई गाड़ी राही की तरफ बुरी तरह से बढ़ रही है। इधर राघव सोचता है कि मुझे अब जी कर क्या करना है, मैं किसके लिए जीऊँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ। और राघव कूदने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर अनुपमा पहुँच जाती है और राघव को पकड़ लेती है, पकड़कर राघव को बचाती है। तो राघव अनुपमा को देखता है और एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि अनुपमा जी आप यहाँ पर, यहाँ कैसे। इधर दिखाया जाता है कि मोहित राही को धक्का देता है और इस चक्कर में खुद गिर जाता है और राही देखती है कि कोई गाड़ी उसको कुचल कर जाने वाली थी जिससे मोहित ने उसे बचाया है। राही मोहित की तरफ भागती है और गाड़ी वाले के ऊपर चिल्लाती है कि ए तुम्हें दिखाई नहीं देता। और राही मोहित के पास पहुंच जाती है, मोहित राही को देखता है और राही मोहित को उठाती है और कहती है कि आप ठीक तो हैं, आपको चोट तो नहीं लगी। मोहित राही को कहता है कि आप ठीक है ना, आपको तो कुछ नहीं हुआ ना। राही कहती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप उठ जाइए। और राही मोहित को उठाती है और तभी वो दोनों लोग गाड़ी को खड़ा कर कर वापस आते हैं राही और मोहित के पास। और राही तब तक मोहित को उठा लेती है और वो उन दोनों को देखने लग जाते हैं, दोनों बड़े ताव में आ रहे होते हैं। इधर राघव अनुपमा को कहता है कि अनुपमा जी आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। अनुपमा कहती है कैसे मर जाने देती। तो राघव कहता है कि मेरा इस दुनिया में है ही कौन है जो मैं ज़िंदा रहूं, मैं किसके लिए ज़िंदा रहूं, मैं जेल में था ठीक था, लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया और इस बाहर की दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए मुझे मर जाना ही बेहतर लगा। तो अनुपमा कहती है कि तुम्हारी माँ है और तुम्हारी माँ ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। और राघव एकदम से चौंक जाता है। अनुपमा कहती कि हाँ राघव जी तुम्हारी माँ जिंदा है। और ये सुनकर राघव एकदम से इमोशनल हो जाता है। अनुपमा कहती है कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे यहाँ का पता दिया है, उन्होंने मुझे बताया कि जब भी तुम परेशान होते हो तो तुम इधर चले आते हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर आकर बचाया है और मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो राघव कहता है कि मेरी माँ। अनुपमा कहती कि हाँ हाँ जब आप जेल गए तो माँ ने मरने की बहुत कोशिश की, वो माँ बहुत ही उम्मीद के साथ जी रही है, मरने की कोशिश तो की लेकिन उम्मीद ने उसे मरने नहीं दिया, कि इस उम्मीद ने कि उसका बेटा एक दिन आएगा और उसे मिलेगा। राघव कहता है कि आप सच बोल रही हैं ना। अनुपमा कहती है कि मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा राघव जी ये बताइए, मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, मैं तुम्हारे घर गई थी,
तुम्हारी माँ से मैंने बात की और तब पता चला कि तुम्हारी माँ जिंदा है, लेकिन तुम्हें ये बताया गया कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। लेकिन राघव जी वो जिंदा है, वो तुम्हारी राह देख रही है। राघव कहता है कि आप सच बोल रही हैं ना? अनुपमा कहती कि बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, इस बात में कोई भी झूठ नहीं है। एक माँ इस उम्मीद में जी रही है कि एक दिन उसका बेटा आएगा और वो अपने बेटे के साथ एक दो पल खुशी के बिताएगी। बस वो यही चाहती है कि एक बार अपने बेटे को देख ले, सिर्फ एक बार वो मिलना चाहती है। इसलिए तुम चलो मेरे साथ और अपनी माँ से मिल लो, उसके बाद तुम जो चाहे करना, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद था एक माँ को उसके बेटे से मिलाना, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी पहले तो सेंट्रल जेल गई और वहाँ से पता चला कि तुम जा चुके हो, तो फिर मैं जगह जगह आपको ढूंढती रही और फिर ढूंढते ढूंढते मुझे याद आया कि माँ ने कहा था कि आप यहाँ पर मिलेंगे और मैं इधर आ गई और फिर मैंने देखा कि आप अपने साथ बहुत बड़ा गलत कदम उठाने जा रहे थे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी माँ के लिए जीना है, आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है और अच्छी तरह से रहना है। मुझे नहीं पता पास्ट में आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में आपकी माँ आपकी राह देख रही है। चलिए आप अपनी माँ के पास चलिए। राघव कहता है कि सच में बोल रही है ना आप? अनुपमा कहती है कि आप चलिए तो मैं दिखाती हूँ आपको आपकी माँ। अनुपमा राघव को तसल्ली दिलाती है और राघव की आंखों में पानी आ जाता है। राघव रोने लगता है और कहता है कि आपका शुक्रिया मैं कैसे अदा करूँगा कि आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया। अनुपमा कहती है कि ये कोई उपकार नहीं है, मैंने सिर्फ कान्हा जी की मर्जी का पालन किया है। मेरे कान्हा जी को पता था कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तो मुझे उनसे मिलवा दिया। और राघव अनुपमा का हाथ पकड़ लेता है और रोने लग जाता है और कहता है कि अनुपमा जी चलिए, मुझे मेरी माँ से मिलवा दीजिए, मुझे मेरी माँ से मिलना है। अनुपमा कहती है कि चलो मैं तुम्हारे घर ले चलती हूँ। वो दोनों लड़के इधर पहुंचते हैं राही के पास और राही उनसे बहस करने लग जाती है और वो राही को गलत बोलते हैं, तो मोहित बीच में आता और कहता है कि लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है। वो लड़ने लग जाते हैं मोहित के साथ और राही उनको कहती है कि अरे तुम एक तो गलत गाड़ी चला रहे थे, ऊपर से तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैं गलत खड़ी थी, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। मोहित के साथ बुरी तरह से लड़ते हैं, तो राही मोहित को बचाने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में वो मोहित को एक तरफ फेंक देते हैं और फिर पीछे पड़ जाते हैं राही के। और जब राही उनसे लड़ाई करती है तो वो कहते हैं कि इसे भी मारो, ये क्या कम है, और राही को भी वो फेंक देते हैं उठाकर। और तभी प्रेम आ जाता है और प्रेम राही को थाम लेता है। राही बताती है कि इन दोनों लड़कों ने गाड़ी बहुत तेज चला रखी थी और मेरे ऊपर चढ़ाने वाले थे कि इस लड़के ने मेरी जान बचाई। और फिर प्रेम को गुस्सा आ जाता है और प्रेम उनकी ताबड़तोड़ पिटाई करना शुरू कर देता है। इधर मोहित नीचे गिरा हुआ होता है क्योंकि मोहित को चोट लग जाती है और वो गुंडे फिर से मोहित को मारने आते हैं, तो प्रेम उनसे मोहित को बचाता है और फिर मोहित को अपना हाथ देता और कहता है कि आ खड़ा हो जा। और वो मोहित प्रेम का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और फिर दोनों मिलकर उनको मारते हैं। और इस तरह से मोहित देखता है प्रेम की शक्ल, तो मोहित को याद आता है कि उसने तो प्रेम की फ़ोटो जलाई थी, उसको मारने वाला था। और तभी प्रेम मोहित को कहता है कि खड़ा हो, चल मिलकर इनको मारते हैं। और फिर मोहित से चला ही नहीं जाता, वो दोनों गुंडे तो भाग जाते हैं, लेकिन मोहित उठ नहीं पाता है। और राही मोहित को कहती है कि आपको चोट तो नहीं आई है? मोहित कहता है कि नहीं, ज़्यादा नहीं आई है, मैं मैनेज कर लूँगा। राही कहती है कि आप उठिए तो सही, लेकिन उसे उठा नहीं जाता है। और प्रेम को कहती प्रेम इसे उठाओ, और प्रेम उठाकर गले लगा लेता और कहता है कि थैंक यू भाई, मेरी राही की जान बचाने के। मोहित के पैर में पूरी तरह से चोट लगी हुई है और प्रेम कहता है कि थैंक यू भाई, आपने मुझ पर बहुत ही उपकार किया है जो मेरी राही की जान बचाई है। और फिर कहता है कि आपको भी चोट लगी है, तो मोहित कहता है कि नहीं नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। राही कहती है कि आपका घर बता दीजिए, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि अब आप बाइक तो नहीं चला पाओगे। तो मोहित कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं अहमदाबाद में आज ही आया हूँ, मुझे घर अभी ढूंढना होगा। तो राही कहती है कि फिर आप हमारे घर चलिए, जब तक आप घर ढूंढते हैं तब तक आप हमारे घर पर रहिए और आपकी चोट भी ठीक हो जाएगी। तो मोहित मना कर देता है, तो राही कहती है कि अरे आपने मेरी जान बचाई है। तो प्रेम कहता है कि हाँ हाँ तुमने राही की जान बचाई, तो हम इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। तो मोहित कहता है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तब प्रेम मोहित से हाथ मिलाता और कहता है कि मैं
प्रेम कोठारी हूँ। और ये कहते ही मोहित को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है और मोहित से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मोहित कहता है कि मेरा नाम मोहित है। और फिर से मोहित चलने की कोशिश करता है, गिरने वाला होता है तो प्रेम उसे पकड़ लेता है। राही कहती है कि अब तो आप लोगों की जान पहचान हो गई ना। प्रेम कहता है कि अरे यार, अब तो हम एक दूसरे को जानने लगे हैं ना, एक बार नाम बताते जान पहचान हो जाती है, तुम हमारे घर चलो। राही और प्रेम दोनों जिद करते हैं। मोहित मना करता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे आपके घर जा सकता हूँ। तो राही कहती है कि आप मेरी जान बचा सकते हैं तो मेरे घर क्यों नहीं जा सकते, चलिए आप हमारे घर चलिए। मोहित कहता है कि नहीं नहीं, मैं अपना घर देख लूँगा कहीं ना कहीं, आप लोग जाइए। तो प्रेम जिद करता है, कहता है कि नहीं भाई, मैं तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। और जैसे ही भाई कहता है, मोहित इमोशनल हो जाता है। और राही कहती है कि नहीं नहीं, हम आपको अकेला छोड़कर ऐसे नहीं जाएंगे। और मोहित सोचता है कि कहाँ मैं इस प्रेम को मारने वाला था और कहाँ ये मुझे भाई बोल रहा है। राही वॉलेट लौटाती है मोहित को, और उसमें होती है प्रेम की वो जली हुई तस्वीर जब मोहित ने उसको जलाया था। मोहित चुपके से अपना वॉलेट ले लेता है जिसमें प्रेम की जली हुई तस्वीर होती है। राही नहीं देख पाती है और फिर राही कहती है कि चलिए अब हमारे साथ चलिए। प्रेम मोहित का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। अनुपमा राघव को लेकर आती है राघव के घर और दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है कि देखो राघव, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है, उसने उम्मीद का दरवाज़ा बंद नहीं किया है और तुम हो कि मौत को गले लगाने चले थे। तो राघव कहता है कि मुझे नहीं पता था मेरी माँ जिंदा है। तो फिर कहती चलो मैं तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलवाती हूँ। और अनुपमा बड़ी खुश होती है कि आज एक बेटा अपनी माँ से मिलने जा रहा है। राघव दरवाज़ा खोलता है तो माँ सोई हुई होती है सामने, और माँ की आंखों पर जैसे ही रोशनी पड़ती है, उठती है और देखती है सामने अपने बेटे को, और माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सामने बेटे को देखती है और बेटा अपनी माँ को देखता है तो राघव भी इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ को देखकर थोड़ा मुस्कुराता भी है। पीछे खड़ी अनुपमा ये सब देख रही होती है और जैसे ही दोनों आपस में एक दूसरे के गले लगते हैं, मिलते हैं, अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो भी खुशी के। और उसकी माँ अपने बेटे को हाथ पकड़ पकड़ कर देखने लग जाती है। तभी अनुपमा दिया लेकर आती है और कहती है कि लीजिए, और राघव की माँ को दिया दे देती है राघव की आरती उतारने के लिए। और इधर राघव की माँ जैसे ही राघव की आरती उतारती है तो राघव अपनी माँ की आरती उतारता है उसी दिए से। और अनुपमा ये देखकर बड़ी ही खुश होती है और दोनों माँ बेटा एक दूसरे में मग्न होते हैं। अनुपमा कहती है कि हे कान्हा जी, कभी भी किसी भी देवकी को उसके कान्हा से जुदा मत करना। और इधर राघव हाथ जोड़कर अनुपमा का धन्यवाद करता है और अनुपमा राघव के सामने हाथ जोड़ लेती है। और तभी राघव की माँ भी अनुपमा को धन्यवाद देती है और अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, आप मेरे सिर पर हाथ रखिए। और इस तरह से अनुपमा को आशीर्वाद देती है और दोनों माँ बेटा एक दूसरे में खो जाते हैं। इधर ख्याति श्रीनाथ जी के चरणों में मेरा बेटा नाम से अर्जी लगाती है और कहती है कि हे श्रीनाथ जी, मेरा बेटा अब मुझे माँ कहकर कब बुलाएगा, ये आप सोचेंगे। और हाथ जोड़कर जैसे श्रीनाथ जी को प्रणाम करती है तभी वो पर्ची उड़ जाती है और उड़कर दूर भागती है। तो कहती है कि इस बात का क्या मतलब समझूं श्रीनाथ जी मैं। और ख्याति उस पर्ची के पीछे पीछे भागती है और पर्ची उड़ती हुई चली जाती है और ख्याति पीछे पीछे होती है और वो पर्ची जो होती है वो आगे आगे होती है और पर्ची जाकर मोहित के पाँव में रुकती है। और ख्याति वो पर्ची उठाती है और उठाते ही मोहित को देखती है और मोहित ख्याति को देखते ही पहचान लेता है। लेकिन ख्याति मोहित को नहीं पहचान पाती और देखती रहती है मोहित की तरफ। लेकिन ख्याति को एक अलग एहसास ज़रूर होता है और उस पर्ची को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है। इधर राही बताती है कि माँ, ये मोहित है जिसने आज मेरी जान बचाई है। तो ख्याति कहती कि तुम कहाँ से आए हो। तो मोहित कहता है कि बलसारा से। और जैसे ही बलसारा का नाम सुनती है ख्याति के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और सोचती है कि बलसारा में तो मैंने कुछ साल पहले। और आगे ख्याति कुछ भी नहीं सोच पाती है और मोहित की तरफ देखती रहती है। राघव अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है और माँ राघव का सिर सहलाने लगती है। अनुपमा ये देखकर बड़ी खुश होती है और राघव की माँ कहती है कि बेटा, तूने क्या किया, तूने अपनी माँ से मिलने का कभी सोचा भी नहीं। तो अनुपमा सोच रही होती है कि किसने ये खबर पहुँचाई होगी राघव तक कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो राघव कहता है कि मुझे नहीं पता था माँ कि आप जिंदा हैं।
मुझे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, क्योंकि मुझे किसी ने यही बताया था कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, तो फिर मैं किससे मिलता और किससे मिलने के लिए कहता। इसलिए मैंने आपके लिए सब्र कर लिया और फिर बाहर आने के बाद भी यही सोचता कि मैं कहाँ जाऊँगा, इसलिए फिर मैं बाहर ही नहीं आया, मैं अपनी सज़ा वहीं पर बढ़वाता रहा। तो यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा, मैं तेरी राह देखती रही कि कभी तो मेरा बेटा आएगा, कभी तो मेरा बेटा मुझे मिलेगा। ये तो अनुपमा मुझे मिल गई और अनुपमा तुझे जानती थी और अनुपमा ने मुझे वादा किया कि वो तुम्हें मुझसे ज़रूर मिलवाएगी। ये तो सब कुछ जो किया है वो अनुपमा ने किया है। और राघव अपनी माँ के हाथ चूमता है और कहता है कि माँ, अब मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊँगा। कहती है कि हाँ बेटा, अब मैं तुझे दूर नहीं जाने दूँगी। और अनुपमा कहती है कि हे कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं इन माँ बेटे को मिलाने का माध्यम बनी। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि मोहित को पूरे परिवार से इंट्रोड्यूस करवाते हैं राही और प्रेम, और बताते हैं कि राही की जान बचाने वाला है मोहित। और मोहित सभी को कहता है कि मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस वो मुझे दिखा गाड़ी जाती हुई तो मैंने इनको बचा लिया। लेकिन ख्याति को एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं मेरा इससे जुड़ाव है और मोहित को श्रीनाथ जी के मंदिर में लेकर आता है प्रेम, और प्रेम कहता है कि हमारे श्रीनाथ जी हैं। और मोहित श्रीनाथ जी की धोख लगाता है और कहता है कि श्रीनाथ जी, आपको तो मेरा मकसद पता है कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ। और मोहित के हाथ में मोर पंख आ जाता है, लेकिन तभी मोहित को ठोकर लगती है और मोहित ख्याति और पराग के पैरों में गिरता है। और पराग मोहित को उठाता है और कहता है कि बेटा, थोड़ा ध्यान से, और कहता है तुम ठीक तो हो ना। ख्याति को फिर भी कुछ ना कुछ एहसास हो रहा होता है और मोहित को भी अपनी माँ को सामने देखकर गले लगाने का एहसास होता है। इधर अनुपमा सोच रही होती है राघव के बारे में और कान्हा जी को धन्यवाद करती है कि उसकी माँ से उसको मिला दिया कान्हा जी आपने। तभी राही कहती है कि मम्मी, आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन तभी प्रेम वहाँ पर आता है और कहता है कि मम्मी, अभी अभी पुलिस का फ़ोन आया था। कहती क्या हुआ? कहता है कि उस आदमी का पता चल गया जिसने राही के ऊपर अटैक किया था। और दोनों माँ बेटी एकदम से चौंक जाती हैं और अनुपमा कहती है कि चलो चलकर पता करते हैं कि कौन है वो। और फिर राही अपनी माँ को समझाती है कि माँ, चाहे कुछ भी करो आप, मुझे आपके काम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप एक काम ज़रूर करना, आप उस राघव से दूर ही रहना। और दोस्तों, कई सच्चाई जो है वो आने वाली है बाहर कि मोहित है पराग और ख्याति का बेटा, और राघव की सच्चाई आएगी बाहर की राघव है पराग कोठारी का जीजा, यानी कोठारी खानदान का दामाद। तो दोस्तों, देखते हैं ये सच्चाई बाहर आने के बाद क्या भूचाल आता है और क्या कहानी में नया मोड़ आता है, और ये भी सच्चाई बाहर आएगी कि राघव ने ही राही के ऊपर अटैक किया था। तो दोस्तों, ये सब देखने के लिए आप बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।